निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव। यह कार्यक्रम MA राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत सरकार और राजनीति की चौथी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वर्षा सागोरकर। आप राजनीति विज्ञान विषय की सह प्राध्यापक हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव की विवेचना करेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। अब हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति कैसे प्रभावित करती है। जयप्रकाश नारायण जो इतने बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी दल भारत में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन भारत की राजनीति में जाति सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दल है। और राजनीति को ये आधार देने की बजाय उसको प्रभावित करने वाला तत्व बन गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज का परंपरागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से जो आधुनिक प्रभाव हुए हैं, उसमें उन्होंने धीरे धीरे भारतीय समाज में घुसना या प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन प्रारंभ हुए और जातिगत संस्थाएं एकाएक महत्वपूर्ण बन गई, क्योंकि उनकी स्थिति देखे तो उनके पास भारी संख्या में जाति के आधार पर मत थे और लोकतंत्र में जिसके पास ज्यादा मत वही सत्ता प्राप्त कर सकता था, और जिन्हें सत्ता की चाह थी, आकांक्षा थी, वो इनके पास पहुंचकर इनसे संपर्क कर रहा था और उनके लिए उसको सूत्र की आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाना है तो जरूरी है कि उनसे उसी भाषा में बात की जाए जो उनके समझ में आ सके। और जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती है कि इस पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका राजनीति में अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती गई। और हम कुछ शीर्षकों के अंतर्गत भारत में राजनीति को प्रभावित करने वाले जो जाति के तत्व हैं, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जाति की प्रभावी भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे निर्णय या कानून बनाने का काम देश की व्यवस्थापिका यानी संसद के द्वारा किया जाता है या संसद के द्वारा की जाती है, राज्यों में विधानमंडल के द्वारा की जाती है। लेकिन जब भारत की जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासकीय निर्णयों की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तब जाति की भूमिका राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं, जिसके कारण ये जातियां संगठित होती है और सरकार के ऊपर प्रभाव डालती है। और इन सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने के लिए मतलब और प्रभाव डालती है। तो जैसा आप जानते हैं कि इनका आरक्षण 2026 तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी ओर अन्य जातियां जो हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला है, वे चाहती हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाए और इसका आधार सामाजिक और आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। यानी जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको ये सुविधा मिले, आरक्षण मिले, लेकिन जो संपन्न है उसको ये आरक्षण ना दिया जाए और या उनको आरक्षित सूची में शामिल नहीं किया जाए।
ताकि ये लाभ से वंचित ना रह जाए। तो देखिए आप, प्रशासनिक निर्णयों को भी इन्होंने प्रभावित किया। दूसरा, राजनीतिक दलों में भी जातिगत आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। जब राजनीतिक दल भारत के जो राष्ट्रीय हैं, क्षेत्रीय हैं, जब प्रत्याशी का चयन करते हैं तो जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी को मनोनीत करते समय जातिगत गणना को अवश्य ध्यान में रखता है। जैसे 1962 में गुजरात के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी को सफलता मिली और उसका राज्य क्षत्रिय समाज के समर्थन में छुपा हुआ था। हरिजन, मुसलमान, ब्राह्मण शक्तिपुंज बनाकर 1971 का चुनाव कांग्रेस ने जीता है। 77 में जनता पार्टी की विजय का कारण मुसलमानों और हरिजनों के साथ उच्च जातियों का उनका समर्थन था। 80 के चुनाव में इंदिरा गांधी की विजय का कारण था कि श्रीमती गांधी हरिजनों, ब्राह्मणों, मुसलमानों का जातीय समर्थन जुटाने में सफल हो गई थी। 89 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में जनता दल की अपूर्व विजय का कारण जाट राजपूत समर्थन था। जो बहुजन पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, उसका उदय और आधार कतिपय दलित जातियों के समर्थन पर आधारित था। कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं और जिनमें प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहती है। लोगों की जाति के प्रति निष्ठा को राजनीतिज्ञों ने एक वोट बैंक के रूप में देखा है। सत्ता में आने के लिए सदनों में बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिज्ञों ने जाति के आधार पर उम्मीदवारों के चयन और सत्ता में आने पर उन्हें मंत्री पद और अन्य लाभ उपलब्ध कराए हैं। इसका उदाहरण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं। फिर एक और जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है वो जातिगत आधार पर मतदान। आपने कई फिल्में देखी हैं जिसमें हमारी जाति इसको वोट देगी या इसका समर्थन करेगी, ऐसी कई फिल्में आई है। जब भारत में चुनाव होता है तो जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है। जो उम्मीदवार या प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा होता है वहां पर बारंबार जाति की भावना को या जातिवाद की भावना को उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी को उस जाति के मतदाताओं के वोट प्राप्त हो सके। जैसे 1980 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में लोक दल की सफलता जो है वो पिछड़ी जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। और चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनको जाट जाति के मत प्राप्त हुए हैं। केरल में भी जो साम्यवादी है या मार्क्सवादी दल है वो वोट जुटाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। मंडल विवाद जिसके कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा। 1990-91 में समाज जाति के आधार पर दो भागों में बंट गया था। गांव और शहरों में जातिवाद सा युद्ध छिड़ गया था। राजनीतिक पार्टियां जितनी भी थी वो चुनावी मुद्दों पर जो बात कर रही थी पिछड़े बनाम अगड़े के बारे में। भाजपा के अयोध्या आंदोलन की प्रतिक्रिया में भी देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पर लोकसभा की 139 सीट है, एक अनूठे सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ का जन्म हुआ जिसके जनक मूलतः मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव थे। मुसलमानों और यादवों को मिलाकर बने इस माई गठजोड़ ने दोनों राज्यों के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा एकजुट हो गया। तो जाति के आधार पर देखिए आप किस प्रकार भारतीय राजनीति प्रभावित हो रही है। जब मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है वहां भी जातिगत प्रतिनिधित्व काम करता है। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धांत इतने गहरे तक धंस गया है कि जब राज्यों का मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें एक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। यह सिद्धांत प्रांतों की राजधानियों से लेकर ग्राम पंचायत तक सब जगह स्वीकृत हो गया है। मतलब लिखित में कुछ नहीं है लेकिन पारंपरिक रूप से स्वीकृत हो गया है
कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हरिजन, जनजातियों, सिख, मुसलमान, ब्राह्मण, जाट, राजपूत, कायस्थों को किसी न किसी रूप से स्थान दिया जाता है। तो आप देखिए कि योग्यता के आधार पर वह स्थान ना होकर जाति के आधार पर होते हैं। फिर जैसे राजनीतिक दल होते हैं उसी प्रकार प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं किसी देश में। तो ये जातिगत दबाव समूह भी बन गए हैं। जो जातीय संगठन होते हैं उसके प्रेशर ग्रुप हैं या दबाव समूह हैं, उनका भी बड़ा राजनीतिक महत्व होता है। जातिगत दबाव समूह अपने स्वार्थों और हितों की पूर्ति करने के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करने में लगे रहते हैं और यूरोप, अमेरिका में इस प्रकार के ऐच्छिक समुदाय पाए जाते हैं जो कि सरकार के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर हम ये इसको देखें तो तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात में क्षत्रिय महासंघ, बिहार में कायस्थ सभा, ये सारे राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी करते रहते हैं। इस प्रकार जातियों को संगठित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जातियां इस प्रकार संगठित नहीं हो पाती वो प्रेशर ग्रुप के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए दबाव डालती है, तोड़फोड़ का सहारा लेती है, हड़ताल आदि करती है और इनका उद्देश्य पूरा होते से ही फिर से इनका विलोप हो जाता है। लेकिन जब कोई इनका स्वार्थ उत्पन्न होता है तो ये फिर से उठ खड़े होते हैं। अब जाति और प्रशासन का क्या आपस में संबंध है? तो जब लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है तो केंद्र और राज्यों में भी सरकारी नौकरी और पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, यहाँ के कॉलेजों में भर्ती हेतु आरक्षण का प्रावधान मौजूद है। चौधरी चरण सिंह, जो जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था, उनका जो काल था बहुत छोटा था, प्रधानमंत्रित्व काल। उन्होंने एक अध्यादेश के माध्यम से पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार की सेवा में आरक्षण व्यवस्था घोषित करने की मंशा प्रकट की थी और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी ताक में रख दिया गया था। यदि वो अध्यादेश लागू हो गया होता तो उसके माध्यम से जैसे मध्यम जातियां हैं, अहीर, यादव, कुर्मी आदि को भी आरक्षण के अवसर मिल जाते। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने भी 1990 के मंडल रिपोर्ट को लागू करके नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया। और ऐसा भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन करते समय प्रधान और प्रतिष्ठित अथवा संगठित जाति के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। फिर राज्य राजनीति में हम देखते हैं कि जाति किस प्रकार प्रभाव डालती है। आप देखें तो कोई भी राज्य जातियों के प्रभाव से अछूता नहीं है, चाहे बिहार हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो और राजस्थान हो। यहाँ पर मतलब अगर हमको राजनीति का अध्ययन करना है तो इनके गणित के विश्लेषण किए बिना हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और जनजाति प्रमुख प्रतिस्पर्धी जातियां हैं। पृथक जो झारखंड की मांग है वो वस्तुतः एक जातीय मुद्दा ही रही है। केरल में साम्यवादियों की सफलता का राज भी यही है कि उन्होंने इजवाहा जाति को अपने पीछे संगठित कर लिया। आंध्र प्रदेश की राजनीति में काम्मा और रेड्डी जातियों के संघर्ष की कहानी है। काम्माओं ने साम्यवादी दल का समर्थन किया तो रेड्डी जाति ने कांग्रेस दल का। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठों, ब्राह्मणों और महारों की प्रतिस्पर्धा रही है। गुजरात में आपको 2 जातियों का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, पाटीदार और क्षत्रिय। केरल की राजनीति अपने 3 समुदायों के इर्द गिर्द घूमती है, हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान। केरल की राजनीति में अंतिम 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के रूप में सक्रिय है। कहने को तो वहां पर सभी प्रकार के राजनीतिक दल है, किंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सब के सब जातीय संगठन है। मुस्लिम लीग मुसलमानों की है और दोनों केरल कांग्रेस में अधिकांश सदस्य ईसाई है।
नायर लोगों की अलग संस्था है। कांग्रेसी और दोनों साम्यवादी दलों में इजावाहा जाति के अलावा हिंदुओं के कुछ प्रमुख वर्गों का प्रभाव देखा जा सकता है। राजस्थान की राजनीति में जाट राजपूत जातियों की प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही है। संक्षेप में अगर हम कहें तो राज्यों की राजनीति में जाति का इतना अधिक प्रभाव प्रतीत हो रहा है कि जैसे टिंकर नामक विद्वान कहते हैं कि राज्यों की राजनीति कहने की बजाय उन्हें जाति की राजनीति की संज्ञा दे देनी चाहिए, यानी राज्यों की राजनीति ना कहकर जातियों की राजनीति कहा जाए। भारत में राज्य राजनीति के कतिपय अध्ययनकर्ताओं के अनुसार विभिन्न राज्यों में जाति के 4 विभिन्न हमको स्वरूप जो विकसित हुए हैं वो देखने को मिलते हैं। जो हम पहला स्वरूप देखते हैं वो दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जहां ब्राह्मणों और निम्न जातियों के बीच गंभीर संघर्ष होता रहा है। तमिलनाडु में आरंभ से ही राजनीति पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा है। इसके विरुद्ध काफी दिनों से आंदोलन चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप रामास्वामी नायकर और द्रविड़ कड़गम नामक संगठन की स्थापना की गई, जो बाद में द्रविड़ मुन्नेन कड़गम दल के नाम से विकसित हुआ। तमिलनाडु में यह आंदोलन ब्राह्मणों को उच्च स्थानों से हटाने के लिए था। सन 1914 में यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ और 1916 में एक पृथक राजनीतिक दल जस्टिस पार्टी के नाम से स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों के हितों को विकसित और सुरक्षित करना था। इस संगठन का उद्देश्य सरकार का समर्थन प्राप्त करके प्रशासन और स्थानीय निकाय, यहाँ तक कि शिक्षा संस्थाओं में गैर ब्राह्मण जातियों के लिए स्थान आरक्षित करना था। 1922 में सरकार द्वारा लोक सेवा में निर्धारित किए गए कोटे में गैर ब्राह्मण जातियों के लिए लगभग 42% और ब्राह्मण जाति के लिए 16% स्थान निर्धारित किए थे, जो इस बात का संकेत है कि ब्रिटिश काल में भी गैर ब्राह्मण जातियां ब्राह्मण विरोधी आंदोलन काफी हद तक सफल हुए हैं। 1949 में यह आंदोलन CN अन्नादुराई के नेतृत्व में DMK के अधीन शुरू हुआ। ब्राह्मण विरोधी भावना के राजनीतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अन्य राजनीतिक दल भी जाति युद्ध में संलग्न रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के राजगोपालाचारी, जो एक ब्राह्मण थे, के राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए कामराज नाडार को राजनीति में ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। संक्षेप में स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद तमिलनाडु में ब्राह्मण और निम्न जातियों के मध्य घोर टकराव रहा और इस संघर्ष में ब्राह्मणों को पराजित होना पड़ा। जातिवाद का दूसरा रूप आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति जो तमिलनाडु से थोड़ी सी भिन्न है और यहाँ पर मराठा और ब्राह्मण जातियों के बीच संघर्ष रहा। इस संघर्ष में मराठा जाति ने ब्राह्मणों के शताब्दियों से चले आ रहे प्रभुत्व का अंत किया। 20वीं शताब्दी की दूसरी चौथाई में यानी 40वें में राजनीतिक दलों में भी ब्राह्मणों का आधिपत्य था। आप अगर उदाहरण देखें तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोलवलकर, SN डांगे, बहुत सारे लोग ब्राह्मण थे। स्वतंत्रता के बाद मराठा जाति ने ब्राह्मणों को पराजित कर दिया और यह आंदोलन 1960 में अपनी पूर्णता में पहुंच गया और जब महाराष्ट्र नामक एक पृथक राज्य की स्थापना हो गई और मराठा जाति को राजनीति में पूर्ण प्रधानता प्राप्त हो गई। इस नए महाराष्ट्र राज्य में मराठा जाति की संख्या 45% थी और जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ उस दिन इस राज्य के राजनीतिक विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक नेतृत्व में अत्यधिक महत्वपूर्ण और मौलिक परिवर्तन हुए। सत्ता, प्रभाव और शक्ति ब्राह्मणों के हाथ से निकलकर मराठों के हाथ में पहुंच गई। तीसरा हम विवेचन करते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ पर जातिवाद का तीसरा रूप प्रस्तुत है। इन तीनों ही राज्यों में 3 मध्यम वर्गीय जातियां राजनीतिक संघर्ष में लीन दिखाई दी। आंध्र में ये टकराव कंपा और रेड्डी जातियों के बीच में पाया गया।
1934 में आंध्रा में साम्यवादी दल की स्थापना के बाद से इस दल का नेतृत्व कंपा जाति के हाथ में रहा और जबकि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रेड्डी जाति के हाथ में रहा। कर्नाटक में यह विरोध लिंगायत और ओ कालिंगा जातियों के बीच पाया जाता है। गुजरात में पाटीदार और क्षत्रिय जातियों के बीच में यह प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। इन तीनों राज्यों में यह विशेषता ही दिखाई देती है कि इन राजनीतिक क्षेत्रों में केवल दो ही जातियों का प्रभुत्व है जो अपनी प्रथाओं, सामाजिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक साधनों से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जहां पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में असमान जातियों के बीच में टकराव पाया जाता है, वहां इन तीन राज्यों में प्रतिस्पर्धा समान जातियों में दिखाई दे रही है। इसके अलावा चौथा जो आकलन विशेषज्ञों ने किया है वो है बिहार। बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न है। यहाँ उच्च जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ अब भी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के धारक है और उनके बीच में राजनीतिक प्रतियोगिता चलती रहती है। निम्न जातियां अभी भी पिछड़ी स्थिति में हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी राजनीति में उच्च जातियों का एकाधिकार है और पिछड़ी जातियां उभरने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये गणित धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ भी पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजातियों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इन राज्यों में राजनीतिक प्रतियोगिता उच्च और निम्न जाति के बीच है और कोई भी एक जाति अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। अगर हम पूरा आकलन करें तो हमें ये समझ में आता है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका वरदान है या अभिशाप है। ये बहुत ही अधिक कठिन कार्य है। कई लोग राजनीति में जाति को कैंसर के रूप में स्वीकार करते हैं। कई लोग राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जाति को बाधक मानते हैं क्योंकि इससे दूसरे व्यक्तियों में पृथकतावाद या पृथकता की भावना उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने जातिगत हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं। जाति निष्ठाओं का सृजन कर यह प्रथा लोकतंत्र के विकास मार्ग को भी अवरुद्ध करती है और क्षेत्रीय दबाव में कहीं ज्यादा खतरनाक यह बात है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक हुई है। जैसा कि छात्रों हमने पहले पढ़ा कि जाति के कारण हम एक दूसरे से बनते हैं, लेकिन हम उसका जब निष्कर्ष पे आते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, ये एकता में बांध नहीं रही है बल्कि हमको एक दूसरे से अलग कर रही है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं श्रीनिवास। उनका बिल्कुल स्पष्ट मत था कि परंपरावादी जाति व्यवस्था ने गतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार से प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप में कार्य करने में सफल नहीं रही है। दूसरी ओर कई अमेरिकी लेखक है जैसे रुडॉल्फ एंड रुडाल है, वो ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था ने जाति के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था में डालने का प्रयत्न किया है या कार्य किया है। अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत के कृषक समाज में प्रतिनिधिक लोकतंत्र की सफलता और भारतीयों की आपसी दूरी कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी है। अब हम चाहे आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक क्यों ना हो, लेकिन ये हम मानते हैं कि जाति का हस्तक्षेप भारतीय राजनीति में है, चाहे वो लोकतंत्र की धारणा के प्रतिकूल हो। जातिवाद देश, समाज, राजनीति सब के लिए बाधक है। विविधता की भी अपनी सीमाएं होती है, मतलब भारत की विशेषता है विविधता में एकता, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। हमारे देश में इतनी अधिक जातियां, उपजातियां और सहजातियां पैदा हो गई है कि सब एक दूसरे से पृथक रहने में ही अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करना समझती है और यही पृथकतावादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अधिक घातक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भले ही विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, लेकिन इतनी ज्यादा जाति की
राज्यों में राजनीति में दबाव गुट के रूप में उभर कर आना भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं दुर्बल कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र के मार्ग में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। इसलिए आजकल ये बात भी आती है कि आरक्षण आपने दिया काफी हद तक सही था, लेकिन वास्तव में जिनको इनकी जरूरत है अब आरक्षण उनको देना चाहिए। और उसके आधार पर जाति ये शब्द अगर हटाना है तो हमारे अंदर वो भावना उत्पन्न करनी होगी, वो बात उत्पन्न करनी होगी। वो सब आजकल के नौजवानों के द्वारा ही नया इनोवेशन, नया प्रयोग संभव है। लेकिन फिर भी इतने सालों से जाति हमारे ऊपर हावी रही है और मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी जाति का प्रभाव भारतीय राजनीति से हटेगा। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए कि जाति को राजनीति में हावी ना होने दिया जाए, इनका संबंध अलग रखा जाए। लेकिन फिर भी अभी जातिगत आधार पर वोट या कहना चाहिए विधानमंडल या सत्ता निश्चित होती है और कोई भी इस लोभ से अपने आप को परे नहीं रख पाता है। तो आपने अभी तक ये जाति का विश्लेषण देखा, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। इसमें ये प्रश्न हो सकता है कि जाति की क्या विशेषताएं हैं, जाति का क्या अर्थ है, जाति किस प्रकार से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। तो आप इस लेक्चर के माध्यम से इन तीनों को समझने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस विचार विमर्श से आपको कुछ डाउट्स हो तो आप जब ये लेक्चर टेलीकास्ट हो तो उसमें नीचे डाउट्स लिख दीजिएगा। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। नमस्कार। साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव। अभी आपने इसका दूसरा भाग सुना। विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता थीं डॉक्टर वर्षा सागोरकर, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, निर्माण समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, ध्वनि अंकन संपादन एवं प्रस्तुति सहायक थे अमर बहादुर यादव, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार निगम। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया है।